अगर आप मरियम नवाज को सही मानों में जानना चाहते हैं तो आपको इस अलम की तरफ देखना होगा जो उन्होंने दोनों हाथों से मजबूती से थामा हुआ है। इस अलम को अवामी अलम का नाम दे सकते हैं। ये अलम लहराती मरियम नवाज लाहौर के गली कूचों में हजारों जोशीले नौजवानों से खिताब करती है और पंजाब में जहां कदम रखे वहां जलसा गाह बना लेती है। ये वही अलम है कि जिसको उठाकर इस खित्ते के अवाम ने हमेशा रियासती, नौ आबादियाती और फस्ताई कुव्वतों का मुकाबला किया है। तारीख के मुताले से पता चलता है कि रियासती नौआबादियाती कुव्वतें अपनी इदारती सलाहियत और जदीद टेक्नोलॉजी के जोर पर अवाम का इस्तेहसाल करती रही हैं और अवाम हमेशा यही अलम पकड़े इन कुव्वतों का मुकाबला करते रहे हैं। इस अलम की तारीख भी उतनी ही पुरानी है जितनी कि रियासती नौ आबादियत की है। हिंदुस्तान पर पहली बाजाब्ता नौ आबादियाती हुकूमत मुगलों ने कायम की। मुगल शहनशाह अकबर ने जब पंजाब से लगान वसूली बढ़ाने के लिए मुनज़्ज़म ब्यूरोक्रेसी कायम की तो इसके मुकाबले में संदल बार के अब्दुल्ला भट्टी, जिसे तारीख दुल्ला भट्टी के नाम से जानती है, ने इस अवामी अलम को बुलंद किया। 10 साल तक दुल्ला भट्टी ने अकबर की जदीद तुर्क तोपों और मुस्तकिल फौज का मुकाबला जुत्थों और गोरीला जंगों से किया। अकबर ने दुल्ला भट्टी के घर की औरतों को बांदी बनाकर इसे गिरफ्तार और फिर शहीद तो कर लिया, लेकिन 400 साल गुजरने के बावजूद आज पंजाब भर में लोहड़ी शहनशाह अकबर की नहीं, दुल्ला भट्टी की गाई जाती है। दुल्ला भट्टी के बाद इस अवामी अलम को गुरु गोबिंद सिंह और खुशहाल खान खटक ने औरंगजेब की नौ आबादियत के खिलाफ उठाया और सख्त सऊबतें बर्दाश्त की। सिंध में यही अलम सूफी इनायत हुसैन शाह ने उठाकर जो खेड़े सो खाए का नारा लगाया और तमाम जागीरदारों को सिंध बदर करके वहां किसानों की साझेदारी का यानी कम्युनल निजाम कायम किया। गुरु गोबिंद सिंह, खुशहाल खान खटक और सूफी इनायत हुसैन को रियासत के हाथों शिकस्त तो जरूर हुई, लेकिन सिख मत के करोड़ों मानने वाले खुशहाल खान खटक की शायरी के पैरोकार और सूफी इनायत हुसैन शहीद के मजार पर हाजिरी भरने वाले अकीदतमंद आज भी इन नजरियात को जावदां रखे हुए हैं। 1857 में जब अंग्रेजों ने इस खित्ते पर अपनी नौ आबादी कायम करना चाही तो पंजाब का सूरमा अम्मू खरल इनके आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। अम्मू खरल ने वट्टू और जोइया बरादरियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को गांजी बार में खूब तिगनी का नाच नचाए रखा। अम्मू खरल के बाद इस अलम को थामे पीर सिबगतुल्ला शाह राशदी, भगत सिंह और हेमो कालानी ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। पाकिस्तान बनने के बाद हुसैन शहीद सोहरवर्दी और बाचा खान ने अवाम के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासती जबर का डट कर मुकाबला किया और इनके बाद ये अलम मोहतरमा फातिमा जिन्ना और वली खान ने उठाया। बंगाल में मुजीबुर रहमान और बलूचिस्तान में सरदार अताउल्ला मेंगल, नवाब खैर बख्श मरी और गौस बख्श बजिंजो ने इस अलम को थामे दीवानावार रियासती नौ आबादियत का मुकाबला किया। 1970 की दहाई के अवाखिर में यह अलम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उठाया और इसकी खातिर 2007 में अपनी जान का नजराना पेश किया। इस अलम को थामने वाले का गुरु गोबिंद सिंह जी की तरह का पाक दामन संत होना भी या बाचा खान की तरह का खालिस नजरियाती होना लाजिम नहीं। शहनशाह अकबर की नजरों में दुल्ला भट्टी एक बागी डाकू था। खुशहाल खान खटक मुगलों के खिलाफ ऐलाने जंग करने से पहले उनके तहादी रहे और अम्मू खरल ने रंजीत सिंह के हाथों पर बैत की थी। नवाब अकबर बुगटी ने भी तो एक जमाने में बलूचिस्तान के अवाम पर बम बरसाए, लेकिन फिर इन्हीं संगलाख पहाड़ों में बैठकर रियासत के जबर का कमाल बहादुरी से मुकाबला भी किया। इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का आगाज तो रियासती पुष्टपनाही से किया, लेकिन फिर इन्हीं दोनों ने रियासती जबर के खिलाफ अलम का बगावत भी उठाया। चाहते या ना चाहते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह अवामी अलम 1977 में संभाला और 1993 में नवाज शरीफ ने मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा का तारीखी जुमला अदा किया। पिछले 27 सालों में नवाज शरीफ ने बुतेरी बार इस अलम को थामा और बुतेरी बार छोड़ा। वो काला कोट पहनकर जरदारी हुकूमत के खिलाफ अदालत भी गए और एक फौजी अफसर की एक्सटेंशन की खातिर अपनी पार्टी से असम्बली में वोट भी दिलवाए, लेकिन गुजरावाला के जलसे में 2 फौजी अफसरान का नाम लेकर शायद उन्होंने अपनी वापसी की कश्तियां जला डाली हैं। मियाँ साहब से आगे बढ़कर इस अवामी अलम को मरियम नवाज ने कमाल मुस्तादी से बुलंद किया हुआ है। इनकी सियासत और माजी रियासती कुव्वतों के असर से सरीहन पाक है और ये वस्फ इन्हें बेनज़ीर भुट्टो के कबीले में जा खड़ा करता है। तारीख के मुताले से यह बात वाज़ेह होती है कि जब तक मरियम नवाज इस अवामी अलम को थामे हुए हैं तब तक वो अवाम में मकबूल रहेंगी और अवाम इसी तरह जोशो खरोश से इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहेंगे। अवाम शऊरी या गैर शऊरी तौर पर अपने दुश्मनों को पहचानते हैं। अवाम को समझ आता है कि इनके मुंह से रोटी छीनकर गोल्फ कोर्सेज कौन तामीर कर रहा है, इनके बच्चों की तालीम पर लगने वाले पैसे हथियारों पर कौन लगा रहा है और इनकी आने वाली नस्लों की समाजी और इक्तिसादी तरक्की के रास्ते में कौन सी कुव्वत हायल है। लेकिन रियासती इदारों के बरक्स अवाम खानवादों, कबीलों, जातों और कौमों में बटे हुए होते हैं। इनके पास न मीडिया को कंट्रोल करने का कोई हथियार होता है और ना ही इनके बस में थाना, कचहरी और पटवारी होते हैं। अवाम के पास गोली, लाठी और लामहदूद वसाइल भी नहीं होते। लिहाजा सब जानते बूझते हुए भी करोड़ों अवाम चंद हजार आला अफसरान पर मुश्तमिल इंतहाई मुनज़्ज़म और पुरवसाइल इदारों के हाथों बेबस रहते हैं। ऐसे में जब दुल्ला भट्टी या मरियम नवाज जैसी कोई शख्सियत अपनी जान की बाजी लगाकर अवाम के हकूक की बात करती है या किसी वजह से हालात से तंग आकर रियासत को ललकारती है, तो ये शख्सियत अवाम के गमो गुस्से को समेट कर मुल्क की सियासत का महवर बन जाती है।
یہ شخصیت منتظم ریاستی نوآبادیت کے آگے عوام کے اجتماعی عمل یا کلیکٹیو ایکشن کو ممکن بناتی ہے۔ جتنی دلیری سے یہ شخصیت ریاست کا مقابلہ کرتی ہے، اتنے ہی ولولے سے عوام اس کا ساتھ نبھاتی ہے، پھر چاہے اس تصادم کا نتیجہ کچھ بھی نکلے۔ یہ شخصیت عوام کے دلوں پر ہمیشہ راج کرتی ہے اور جاوداں رہتی ہے۔ مریم نواز کون ہے؟ مریم نواز عوامی علم کی علم بردار ہے۔ مریم نواز ریاستی جبر کے خلاف کھڑی دیوار ہے۔ مریم نواز نوآبادیاتی استحصال کی دشمن ہے۔ مریم نواز مظلوم اور پسے ہوئے عوام کی آواز ہے۔ مریم نواز بے نظیر بھٹو ہے۔ مریم نواز باچا خان ہے۔ مریم نواز دلہ بھٹی ہے۔